अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो ख़बरों पर बात करेंगे आपसे जो मेन ख़बरें हैं। एक तो यह है कि इमरान ख़ान साहब की हमशीरा ने इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की है और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। और दूसरी ख़बर सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ है कि जो इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी को सल्ब करके रख दिया है उसके मुतालिक बात करेंगे। और इन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाया है कल, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियां बनाई हैं उसके मुतालिक आपको सब कुछ आगाह करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि जुडिशल कमीशन का काम ये है कि वो जजेस की तकर्रियाँ करेगा। पहले ये तकर्रियाँ जो जुडिशल कमीशन था उसमें तकरीबन जजेस हुआ करते थे, वो तकर्रुर किया करते थे, मगर अब हुकूमत ने बढ़ाकर इसे 13 रुकनी बना दिया है। और इसके अंदर कौन कौन शामिल हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं। अब ये 13 रुकनी बना दिया गया है और इसका काम होगा कि ये जजेस का इंतखाब करेगा हाई कोर्ट्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। अब इसमें जो 13 रुकन होंगे, कल तक ये 12 थे, और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल और एक स्पीकर की नामजद करदा खातून अक़लियती रोशन खुर्शीद, फ़ारूक एच नाइक, यानी ये हुकूमत की तरफ से हैं, पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, और एक MNA। इसी तरह से नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस आयशा मलिक, और तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज। ये 12 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया। अब जो जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो आइनी मुकदमात के लिए बनाई जाएगी उसका भी वो सरबराह होगा। अब यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच का भी सरबराह बना दिया गया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन आइनी मुकदमात की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी भी सरबराही इनके पास है। अब उसमें क्या होता है कि एक तो सीनियर मोस्ट इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को बना दिया जो कि उसूली तौर पे आइनी तौर पे बनता नहीं है, क्योंकि सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। ये दोनों इन्हें खटकते थे, इसीलिए इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए, इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए हुकूमत ने ये सारी आइन साजी की है, कानून साजी की है, और उन्हें हटाने में कामयाब हो गई है हुकूमत। अब देखते हैं कि उन्हें हटाकर जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तानी अवाम को, क्या वो पूरे होते हैं या सिर्फ ख्वाब हैं। वो है तो ये कि सिर्फ ख्वाब ही हैं। सिर्फ इन्हें दुश्मनी की वजह से, सिर्फ इनाद की बुनियाद पर, सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर इन दोनों जस्टिस साहिबान को रास्ते से हटाना था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ ने कह दिया था कि ये दो जजेस आइन और कानून पसंद हैं, ये दो जजेस आज़ाद मंश हैं, ये दो जजेस आइन के साथ खड़े होने वाले हैं। इसलिए जिनकी तारीफ तहरीक इंसाफ कर दे, PTI कर दे, तो उनकी अच्छाइयाँ भी बुराइयों में तब्दील हो जाती हैं हुकूमत के नज़दीक। बहरहाल इन्होंने ये कर दिया, और इस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद जो इन्होंने सीनियरिटी में रखा वो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। अब इस आइनी बेंच के अंदर आप हुकूमत की बदनीयती देखते जाएं कि इन्होंने इसमें जो 8 लोग हैं वो हुकूमत ने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। अब यहाँ पर कोई भी बेंच बनेगा तो वो उसमें अक्सरियत हुकूमत की होगी,
हुकूमत के लोगों की होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमालुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अखवान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये हम ख्याल बेंच के रुकन हैं चार, जो काजी साहब के साथ हुआ करते थे। काजी साहब अगर दिन को रात कहते थे तो ये रात कहा करते थे, अगर वो रात को कहते कि इस वक्त दिन है तो ये उसे दिन कह दिया करते थे। तो ये चार जस्टिस साहिबान तो वही हैं। इनके साथ वजीर कानून हुकूमत का नुमाइंदा है, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा है और स्पीकर की नुमाइंदा भी इन्हीं के साथ हैं, और पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं और एक एमएनए हैं। तो ये इस तरह से 8 लोग पक्के हुकूमत के हैं। अब जो भी जज आएगा वो इन्हीं की मर्जी का आएगा, हुकूमत उसे मुंतखब करके लाएगी और हुकूमत के मुकदमात भी वही सुनेगा। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है, यानी कि वो जिन लोगों ने अपनी मर्जी से, यानी कि यहाँ वही चीज़ है कि चोर या डाकू खुद फैसला करें कि हमारा एसएचओ कौन होना चाहिए और हमारा केस किस जज के, यानी उनकी मर्जी का जज हो, उनकी मर्जी का एसएचओ हो और उनकी मर्जी का फिर फैसला तो आना है। तो ये इस तरह से इन्होंने बनाया। अब आप इससे देख लीजिए कि क्या ये आइन साजी या कानून साजी पाकिस्तान की आवाम के कितने फ़ायदे में है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा। और फिर जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई है आइनी मुकदमात के लिए, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। यानी यहाँ भी हुकूमती लोगों को या हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के साथ जाएंगे, जस्टिस जमाल मंदोखेल हुकूमत के साथ जाएंगे, और यहाँ भी यानी कि हुकूमत ने अपना फ़ायदा सोचा है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जो दूसरा, यानी ये तो आइनी और इसका अपोजिट तो गैर आइनी है, लेकिन वो गैर आइनी नहीं है, उसमें यानी कि आइनी मुकदमात के अलावा फौजदारी मुकदमात होंगे और सिविल मुकदमात होंगे, दीवानी मुकदमात होंगे। मेन ये है, बाकी तो फिर इन्हीं की सब ब्रांचेज होती हैं। अब जो आइनी मुकदमात के अलावा यानी फौजदारी और सिविल मुकदमात हैं, उसकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसमें भी हुकूमत ने बदनीयती करते हुए अपने लोगों को रखा है। अब उसमें क्या रखा है उन्होंने, यही जो आइनी बेंच का सरबराह होगा जस्टिस अमीनुद्दीन, इसे उस क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें भी इसे रख दिया गया है। यानी एक उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन है, दूसरे उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और तीसरे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब वहाँ अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस तरफ जाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह की मर्जी का बेंच बन जाएगा, लेकिन उस बेंच ने सुनना क्या है, सिर्फ चोरी, डकैती, कत्ल के मुकदमात और किसी की जायदाद के, जी 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले का मकान है, उसके केसेस इन्होंने सुनने हैं। जो असल केसेस होंगे वो आइनी मुकदमात और वो आइनी बेंच के सामने जाएंगे, जिसके सरबराह जस्टिस अमीन है और वहाँ पर हुकूमत की अक्सरियत है। उसमें जो इन्होंने बेंच बनाया है, उस बेंच के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये वो दो जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में, यानी पीटीआई के हक़ में जो फैसला 8-5 से आया था, उसमें इन दो जजेस ने ये लिखा था कि कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस के हुक्म पर अमल करने का पाबंद नहीं है। और उन्हें साथ में ये भी लिख दिया था कि अगर कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानता तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होगा। ये ऐसे जजेस साहिबान हैं जिनकी ये सोच है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के बजाय वो इदारों को ये तलकीन कर रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना। अब इस तरह से इनकी
کیا آپ توقع ان سے رکھتے ہیں وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اب اس میں جو دوسری بات ہے، جب جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا گیا تو اس کمیٹی میں حکومت نے جسٹس امین الدین کو جسٹس منیب اختر کی جگہ پر شامل کر لیا۔ اب جب یہ جوڈیشل کمیشن کا انتخاب ہوا تو وہاں پر جسٹس امین الدین کے خلاف جو 5 ووٹ پڑے، وہ 5 اور 7 کی اکثریت سے یہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوئی۔ اس میں جو 5 ووٹ تھے جو کہ جوڈیشل کمیشن کے خلاف پڑے، یعنی جسٹس امین کے خلاف پڑے، اس میں 1 ووٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کا تھا جو بظاہر جسٹس امین الدین کے خلاف پڑا، دوسرا جسٹس منیب اختر کا تھا، تیسرا جسٹس عائشہ ملک کا تھا، چوتھا جسٹس جسٹس منیب اختر، یہاں پر جو غلط کہہ گیا ہوں میں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، یہ 5 ووٹ جوڈیشل کمیشن کے خلاف یعنی جسٹس امین الدین کی سربراہی کے خلاف پڑے، اور جو 7 ووٹ تھے وہ ان کے حق میں پڑے۔ اس میں 1 ووٹ جسٹس امین الدین نے اپنے آپ کو خود ووٹ دیا، دوسرا جمال مندوخیل تھے، وزیر قانون تھے، اٹارنی جنرل تھے، روشن خورشید صاحبہ تھیں، فاروق ایچ نائک تھے، اور ان کے 1 MNA تھے۔ تو اس طرح سے 7-5 کی اکثریت سے یہ کام ہوا۔ اب جو ان کی تعداد ہے وہ 13 ہو گئی۔ اب اس میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو ججز ہیں وہ 16 ہیں، اور انہوں نے ان کی تعداد 34 کرنی ہے، یعنی 18 ججز یہ سپریم کورٹ میں لے کر آئیں گے اپنی مرضی سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ اکثریت انہی کی رہے، تاکہ حکومت کو اکثریت حاصل رہے، اور جو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیں یہ اپنی مرضی سے وہ فیصلے کر سکیں۔ اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان اسامیوں کو، ججز کی اسامیوں کو ہم آہستہ آہستہ پورا کریں گے، یعنی کبھی 5 جج لے آئیں گے، کبھی 6 جج لے آئیں گے، اس طرح سے انہوں نے 18 ججز مکمل کرنے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے پوری عدلیہ کو اپنے تابع کر دیا ہے۔ یہ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ حکومت ہی ججز کا انتخاب کرے، حکومت آئینی بینچ بنائے اپنی مرضی کے، اپنی مرضی کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائے، اس کے تحت اپنی مرضی کے بینچ میں حکومت کے خلاف فیصلہ جائے، اور حکومت اپنی مرضی کا فیصلہ لے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہے، اور یہ صرف اس حکومت کے دور میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عدلیہ جو ہماری پہلے ہی 139ویں نمبر پر تھی، اب اس کے لیے کوئی لاسٹ نمبر بچتا بھی ہے یا نہیں۔ اگلی خبر ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، ڈیل کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، ایسا کہنا ہے علیمہ خان صاحبہ کا۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہماری نظر میں عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، ڈیل کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اب ایک ہی چیز پر قائم ہے کہ اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا، ہمیں معلوم ہے یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے، دھمکیاں آتی ہیں، ہم پر 10 FIRs ہیں، ہم پر 5 تاریخ کی FIR ہے، لیکن 4 تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا، یعنی FIR سے پہلے ہی ہمیں اٹھا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھروں میں گھس کر 10 سال کے بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ نئے چیف جسٹس سے اپیل ہے ان معاملات کا نوٹس لیں، ملک میں لا قانونیت بند نہ ہوئی تو کہیں لوگ سڑکوں پر قانون ہاتھ میں نہ لے لیں۔ ہماری نظر میں عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آیا ہے، یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، نہ کسی چیز پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روز خوشخبری سنتے ہیں کہ عمران خان جلد نکل رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے ان کا عمران خان کو جیل سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے،
हम इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये वो लम्हा है जब हम वाकई अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम उठकर खड़े ना हुए तो एड़ियां रगड़ते मर जाएंगे। चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं। इमरान खान ने आज पूरी कौम से इल्तिजा की है। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि हम 9 तारीख को सवाबी में जलसा कर रहे हैं। 9 तारीख एक नई इब्तिदा होगी। ये कोई सियासी खेल नहीं, बका की बात है। हम सबको अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। हमारी ये तहरीक इमरान खान की रिहाई पर इख्तिताम पजीर होगी। इससे कम किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ना हमने पहले कभी कंप्रोमाइज़ किया, ना अब हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।